हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की जो आपकी बुक है बीएड फर्स्ट ईयर की, उसकी यूनिट 2 का पार्ट 4। और जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है ऑडियो लिंगुअल मेथड। देखिए, हम लैंग्वेज को पढ़ाने के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में बायलिंगुअल मेथड डिस्कस किया था, फिर हमने इससे पहले डायरेक्ट मेथड पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड, जिसको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे आपका ऑडियो का यूज़ होगा, लैंग्वेज का यूज़ होगा, और फिर हम देखते हैं कि हम लैंग्वेज किस तरह सिखा सकते हैं। देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है, इम्पॉर्टेंट वर्जन है हमारे स्ट्रक्चरल अप्रोच का। स्ट्रक्चरल अप्रोच भी हम समझेंगे क्या होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल अप्रोच का बहुत इम्पॉर्टेंट वर्जन है और इसको हम ऑडियो लिंगुअल मेथड कहते हैं। और इसकी मतलब ये मेथड पॉपुलर कब हुआ? एक्चुअली ये मेथड यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी यूज़ करते थे, इसीलिए इसको आर्मी मेथड भी कहा जाता है। तो ये एक तरह से ओरल अप्रोच है जहाँ पर हम बोलकर चीज़ को सिखाने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये मेथड बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, जब आर्मी में यूज़ हुआ करता था ये मेथड। तो ये किस चीज़ पे बेस्ड है? स्ट्रक्चरल व्यू पे। देखिए, लैंग्वेज को बोलने का एक स्ट्रक्चर होता है डेफिनाइट, और इस मेथड में क्या किया जाता है, हम टीचर्स जो हैं वो किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को बोलते हैं और लेट देयर स्टूडेंट्स स्पीक बिहाइंड देम। तो उससे क्या होता है, बच्चे उस स्ट्रक्चर को याद कर लेते हैं, उस पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं। तो दिस मेथड इज़ कॉल्ड एज ऑडियो लिंगुअल मेथड। ये किस पर बेस्ड है? ये बिहेवियरिस्ट थ्योरी पर बेस्ड है, which postulates that certain traits of human could be trained through reinforcement। भाई, मैंने आपको बोला कि ये मेथड में आप क्या करते हैं, रिपीटिशन ही तो है एक तरह से, आप समझिएगा। जैसे ऑडियो लिंगुअल मेथड में एक तरह से है क्या, आप बोल रहे हैं किसी चीज़ को, पीछे बच्चे रिपीट कर रहे हैं, ड्रिल हो रही है एक तरह की। और ड्रिल हो रही है तो आप क्या कर रहे हो, बच्चे को रीइंफोर्स कर रहे हो चीज़ को सिखाने के लिए। तो बस ये मेथड बिहेवियरिस्ट थ्योरी पर बेस्ड है, जो कि कहती है कि कुछ ट्रेट्स ह्यूमन के ऐसे होते हैं जिनको आप रीइंफोर्समेंट के थ्रू बच्चों के अंदर डाल सकते हो। आप बच्चे के अंदर हर चीज़ नहीं डाल सकते, बट रीइंफोर्समेंट के थ्रू कुछ ट्रेट्स हम बच्चे के अंदर डाल सकते हैं, और उन ट्रेट्स में से लैंग्वेज इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। तो हम यहाँ पर रीइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं लैंग्वेज को सिखाने के लिए। अब रीइंफोर्समेंट होता क्या है, बच्चे को एक तरह से बाहरी मोटिवेशन देना, तरीके अलग अलग इस्तेमाल करना ताकि बच्चे सीख पाएँ, ठीक है। आप बाहर से दे रहे हैं, दे कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, दे कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। आप बच्चों को डरा धमका के भी सिखा सकते हो, दैट्स नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और बच्चे को आप क्या कर सकते हो, प्यार से कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह देकर भी आप बच्चों को सिखा सकते हो, दैट इज़ अ काइंड ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। इट इज़ सिमिलर टू डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड की तरह है, क्यों? क्योंकि इसमें हम किसी और लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते। डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड था जहाँ पर आपको जो टारगेट लैंग्वेज है वही यूज़ करनी है, आप और कोई लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये डायरेक्ट मेथड की तरह ही है, क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पर लैंग्वेज सीधा सिखाई जाती है बिना बच्चे की नेटिव लैंग्वेज को यूज़ किए। But it focus on grammar rather than vocabulary। डायरेक्ट मेथड वोकेबलरी पे फोकस था, ये ग्रामर के रूल्स पर फोकस होता है, क्योंकि हमने बात करी ये स्ट्रक्चरल मेथड से भी, स्ट्रक्चरल अप्रोच से भी काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता मेथड है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट टेक्निक्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं इस मेथड के अंदर? सबसे पहले है डायलॉग मेमोराइजेशन, यानी कि कुछ कॉन्वर्जेशन के पीसेस जो हैं वो एक दो लोगों के बीच के कॉन्वर्जेशंस करके दिखाई, और बच्चे उन डायलॉग को मेमोराइज कर लेते हैं कि भाई दो बच्चों की बात हो रही है और उस बात को मेमोराइज कर रहे हैं जिस तरह बोला जा रहा है। तो इससे क्या है, वो पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ग्रामर के पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, ताकि जब कभी वो उस कन्वर्सेशन में आए तो वो उसी पैटर्न को यूटिलाइज कर पाएँ, थोड़े बहुत ऑल्टरेशंस करके। दैट इज़ अ काइंड ऑफ डायलॉग मेमोराइजेशन। देन कम्स रिसेप्शन ड्रिल। इसमें क्या होता है, बच्चे रिपीट करते हैं टीचर के पीछे, टीचर कुछ बोलता है, बच्चे रिपीट करते हैं, दिस इज कॉल्ड रिसेप्शन ड्रिल।
देन कम्स द चेन ड्रिल। इसमें क्या है, टीचर शुरू करता है क्वेश्चन पूछना, बच्चा आंसर देना शुरू करते हैं, बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, फिर टीचर दूसरे बच्चे से पूछता है, बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, फिर टीचर अगले बच्चे से पूछता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो एक बच्चे और टीचर के क्वेश्चन और आंसर को क्लास में बैठा हर बच्चा सुन रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, स्ट्रक्चर नोट कर रहा होता है, एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग मैथड। देन कम सब्सटीट्यूशन ड्रिल। इसमें टीचर एक लाइन कहता है यूजुअली फ्रॉम द डायलॉग लर्निंग आउट समथिंग, और उसमें से एक फ्रेज या कुछ वर्ड बच्चे को देता है, और स्टूडेंट क्या करते हैं, वो वर्ड्स फिट करने की कोशिश करते हैं खाली स्लॉट्स के अंदर। ठीक है, मतलब ब्लैंक्स होते हैं, उसमें बच्चे को वर्ड्स फिलअप करने होते हैं, और आप धीरे धीरे नंबर ऑफ़ स्लॉट्स बढ़ा सकते हैं, मतलब आप जो खाली जगह हैं उनको बढ़ा सकते हैं ताकि बच्चे और फिल करें, और दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि एक की जगह लेना। सो देयर आर डिफरेंट स्लॉट्स इन डायलॉग्स। आपके पूरे डायलॉग हैं जिसमें कुछ कुछ जगह बीच में खाली छोड़ी हुई हैं, उन खाली जगहों को बच्चों को सब्स्टिट्यूट करना है, भरना है थ्रू देयर वर्ड्स, थ्रू देयर फ्रेजेस, किसी भी चीज़ से। देन कम्स द क्वेश्चन एंड आंसर ड्रिल। इसमें क्या होता है, बच्चे आंसर देते हैं, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, और उसके थ्रू वो बच्चे पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं। क्लियर। सो ये ज़्यादातर ऑरली बेस्ड है, इसमें कुछ रिटन पर फोकस नहीं है इस तरह के मेथड में, बिल्कुल हमारा ओरल मेथड है ये एक तरह से। इसके क्या क्या खास बातें, क्या फीचर्स हैं। मटेरियल इज़ टॉट ओरली बिफोर प्रेजेंटिंग इन द रिटन फॉर्म। आप उसे रिटन में कुछ नहीं दे रहे हैं बच्चे को, आप ओरली मटेरियल को प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे के आगे। टारगेट लैंग्वेज ही सिर्फ लैंग्वेज होती है जो क्लासरूम में यूज़ की जाती है, बच्चे की नेटिव लैंग्वेज को यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता है। रीडिंग एंड राइटिंग आर इंट्रोड्यूस लेटर, और रीडिंग और राइटिंग को बहुत बाद में जाके इंट्रोड्यूस किया जाता है, सारा काम पहले ही ओरल से निपटा दिया जाता है। एंड टीचर हेयर इज़ द रोल मॉडल फॉर इमिटेशन। टीचर बोलते हैं, बच्चा पीछे रिपीट करता है, तो टीचर एक तरह का रोल मॉडल है। और यहाँ पर इसमें क्योंकि ये ओरल मेथड है तो ये बच्चे की लिसनिंग पावर को डेवलप करता है और बच्चे के स्पीकिंग स्किल्स को भी डेवलप करने में मदद करता है। क्लियर। तो ये थे हमारे फीचर्स इस मेथड के, और ये हमने टेक्निक्स पढ़ी। अगर हम बात करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के, तो भाई एडवांटेज सिंपल यही है क्योंकि लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स डेवलप कर रहा है, दैट इज़ अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। ठीक है। और ऑडियो विजुअल एड्स जब हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं तो ये काफ़ी चीज़ों में बहुत इफ़ेक्टिव रहते हैं, क्योंकि बच्चा अपने 2 सेंस ऑर्गन्स का यूज़ कर रहा होता है, एंड द मोर द सेंस ऑर्गन्स आर अप्लाइड वाइल लर्निंग द बेटर यू लर्न। मतलब जितने सेंस ऑर्गन आप अप्लाई करते हैं सीखते समय, उतना ही अच्छा आप सीख पाते हैं। सो इट्स अ गुड मैथड दो, बट बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, क्योंकि लैंग्वेज की मास्टरिंग डिपेंड करती है कि बच्चा रूल्स किस तरह से सीख रहा है, एंड दिस मेथड इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द फॉल्स एजम्पशंस अबाउट लैंग्वेज। ये लैंग्वेज के मतलब झूठी कुछ मान्यताओं पर आधारित है ये मेथड, तो इसीलिए इसके अंदर बहुत कॉम्पिटेंस की ज़रूरत है, बच्चे के बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है, क्योंकि मात्र सुनने और बोलने से बच्चा इतना नहीं सीख पाएगा, वो भी 1 आवर में। सुनने और बोलने से ही ऑल्दो सब कुछ सीखा जाता है, बट नेटिव लैंग्वेज की बात करें तो नेटिव लैंग्वेज जो थी वो हमारी क्या थी, हम बचपन से ही करते आ रहे थे। यहाँ हम बच्चे को फोर्स कर रहे हैं, वहाँ हम बच्चे को फोर्स नहीं कर रहे थे, वो अपने आप अनकॉन्शियस माइंड से सीख रहा था। यहाँ हम बच्चे को फोर्स कर रहे हैं कि बच्चा रिपीट करे हमारे पीछे, बच्चा हमें नोटिस करे, पैटर्न रिकॉग्नाइज करे, फोर्स करके चीज़ें हो रही हैं। क्लियर। तो ये था हमारा कौन सा मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, हमारी इंग्लिश को पढ़ाने के लिए। आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में, पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है अपने एग्जाम्स के लिए, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश, जो आपके बीएड फर्स्ट ईयर की बुक है, उसकी यूनिट 2 का पार्ट 5 4 पार्ट्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। साथ ही साथ फर्स्ट ईयर का हमारा बहुत सा कंटेंट, लगभग सारा कंटेंट चैनल पर अपलोडेड है। आपके लर्निंग एंड टीचिंग, चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, आपको कुछ भी इनमें से चाहिए देन यू कैन सिंपली विजिट द प्लेलिस्ट सेक्शन, और उसमें आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर उसके सारी वीडियो, सारी यूनिट्स आपको मिल जाएंगी। तो रही बात इस पार्ट की, तो इससे पहले के सारे पार्ट्स भी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं और सारे पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें एडेड भी हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में कि भाई इंग्लिश को पढ़ाने समय अप्रोच, देखिए हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था अप्रोच और मेथड में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अप्रोच की बात कर रहे हैं हम, कौन सी अप्रोच की? स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात कर रहे हैं। मैथड एक तरीका था, अप्रोच था आप उस तक पहुँचोगे कैसे, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, आपको ठीक है मेथड क्लियर है, ऐसे जाना है, ऐसे करना है काम, दैट इज़ क्लियर। पर अप्रोच क्या है, आपके माइंड की साइकोलॉजी किस तरह से काम कर रही है उस काम को करने के लिए, आपको डायरेक्शन कौन सी प्रोवाइड की जा रही है, दैट इज़ अप्रोच। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, डिफरेंट पैटर्न्स क्या है स्ट्रक्चरल अप्रोच के, या टीचर किस तरह से स्ट्रक्चरल प्रोवाइड कर सकती है बच्चों को, ये सब हम किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच ही समझा कर आनी है पेपर के अंदर। तो समझते हैं कि भाई मेरी स्ट्रक्चरल अप्रोच होते क्या है। देखिए, स्ट्रक्चरल अप्रोच इज़ अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट of the words in such a way as to form a suitable pattern। आपने क्या करा है, वर्ड्स का एग्रीमेंट है, ये एक तरह का वर्ड्स को हमने इस तरह से अरेंज किया है कि वो एक सूटेबल पैटर्न बना पाए। आपको पता है कि इंग्लिश में आप अगर वर्ड्स, इंग्लिश ही क्या, आप कोई भी लैंग्वेज उठाइए, आप वर्ड्स को आगे पीछे कर दीजिए, मतलब ही बदल जाएगा, राइट। जैसे कि आई वांट टू से कि माय नेम इज़ जनीशा, ठीक है, और मैं इसकी जगह बोल दूँ नेम इज़ माय जनीशा, ठीक है, या इज़ माई जनीशा नेम। मतलब अगर मैं अपने वर्ड्स की ही हेरा फेरी कर दूँ तो मेरे सेंटेंस का मतलब ही बदल जाएगा, एंड समटाइम्स द सेंटेंस बिकम्स सेंसलेस, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। सो द पॉइंट इज़ कि हर एक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज, स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इंग्लिश लैंग्वेज। तो इट कंप्राइजेज ऑफ 2 वर्ड्स, स्ट्रक्चरल एंड अप्रोच। तो स्ट्रक्चरल का मतलब है इट रिलेट्स टू द स्ट्रक्चर्स, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, एंड अप्रोच मतलब कमिंग नियर। तो कमिंग नियर का मतलब यहाँ पे सिंपल नहीं है कि पास आ जाना, नो, एक्चुअली यहाँ पे क्या है आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच से मतलब है, स्ट्रक्चर तो हो गया, आपको समझ आ गया कि भाई कोई पैटर्न होता है स्पेसिफिक, आपके वर्ड्स का अरेंजमेंट होता है, उनका कुछ कनेक्शन होता है, बॉन्डिंग होती है, और उस बॉन्डिंग को आप तोड़ नहीं सकते हैं। और जब आप उस सेंटेंस को बोलते हैं तो वो अप्रोच जहाँ पर आप स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं, उसके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ द अप्रोच। अप्रोच क्या है कि आप सोच किस तरीके से रहे हैं। अब आपकी अप्रोच है स्ट्रक्चर की तरीके की, तो आप स्ट्रक्चरल वे से सोच रहे हैं, लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। जनरली इन द क्लासरूम द सिलेक्टेड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंटेड ओरली फर्स्ट एंड सफिशिएंट प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज गिवन। स्ट्रक्चर को पहले ओरली बताया जाता है कि भाई ऐसे बोलते हैं। आपको याद होगा इन जूनियर क्लासेस हमें क्या पढ़ाया जाता था कि भाई जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, याद है? ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज ही तो है ये। अब ये बोल दिया जाता था, ये हमें एक स्ट्रक्चर बता दिया, भाई ऐसा स्ट्रक्चर होता है। फिर हमें इसके एग्जाम्पल दिए जाते थे, लाइक ही प्लेज, ठीक है, शी राइट्स, ठीक है, और राम ईट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ सिर्फ एग्जाम्पल दिए जाते थे, तो हमने ये एक तरह से क्या है इसमें क्या है, ओरली आपने एक प्रेजेंट किए एग्जाम्पल्स, एंड देन उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई, और फिर बच्चों से पूछे, बच्चों को लर्न करवाए, उनको राइट करवाया स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एंड देन उनसे एग्जाम्पल्स पूछे। तो ये तरीका पढ़ाने का, ये फिर मैं बोल रही हूँ तरीका मेथड है, लेकिन इसमें जो आपके सोच लगे, आपने क्या सोचा कि भाई रूल्स नहीं पढ़ाते,
अब आपने मेथड तो सीख लिया, ठीक है, मेथड आपको क्या यूज़ करना है, दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर, लेकिन आपकी अप्रोच क्या रहेगी, आप बच्चे को कौन सी चीज़ें पहले सामने रखेंगे, कौन सी बाद में रखेंगे, कौन से आपका साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा बच्चों को पढ़ाते समय, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अप्रोच। यहाँ की अप्रोच स्ट्रक्चरल है, यानी कि स्ट्रक्चर बच्चों को सिखाया जाएगा और फिर बच्चे पैटर्न रिकॉग्नाइज करेंगे। देन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द पैटर्न्स ऑफ द वर्ड्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है क्या, मतलब शब्दों को अलग अलग तरीक़ों से अरेंज करना और उनके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक तरह का स्ट्रक्चर है। जैसे हमने लिखा वी बॉट बुक्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा है, किसने बुक्स लाई, हमने लाई, तो वी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और बुक्स लेकर आए हैं, लेकर आना इज़ अ काइंड ऑफ वर्ब, कुछ क्रिया करना इज़ अ वर्ब। देन क्या लेकर आए इज़ ऑब्जेक्ट, जो चीज़ आपको क्या का जवाब दे दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट आया, ये एक तरह का स्ट्रक्चर है हमारे सेंटेंस का। आप इस बेसिस पे काफ़ी सेंटेंस बना सकते हैं, लाइक ही टॉट इंग्लिश, ही टॉट इंग्लिश, ही सब्जेक्ट हो गया, टॉट पढ़ाना वर्ब हो गई, इंग्लिश क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, तो भाई इंग्लिश मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। समझ आए। जैसे यू लर्न अ लेसन, आपने लेसन को सीखा, आपने सीखा तो आप सब्जेक्ट है, आपने सीखा तो सीख एक वर्ब है, तो लर्न एक वर्ब हो गई। फिर क्या सीखा, लेसन सीखा, तो लेसन एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया कि भाई मेरे को कोई सेंटेंस बनाना है तो मैं ये स्ट्रक्चर यूज़ कर सकती हूँ जिसमें आई एम यूजिंग सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। या फिर हम क्या कर सकते हैं, वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझिए कैसे, इसमें क्या होता है, आपका ये जो स्टेटमेंट थी ये प्रश्न बन जाती है। अगर आप वर्ब को पहले रख दें, वर्ब रखें, फिर सब्जेक्ट रखें, फिर ऑब्जेक्ट रखें, ठीक है, वर्ब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब देखिए, जैसे मैंने लिखा इज़ ही अ टीचर, तो इज़ मेरा एक वर्ब है, ऑल्दो इट्स एन हेल्पिंग वर्ब, तो मेरा वर्ब तो है ही, ठीक है। उसके बाद ही मेरा सब्जेक्ट हो गया जिसकी बात हो रही है, और वो है क्या, टीचर है, तो टीचर एक ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि जब मैं ऐसा लिखती हूँ तो मेरा क्वेश्चन बन जाता है, जैसे हम वर्ब को पहले लेके आते हैं वो क्या बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आर यू सीता, तो ये क्या हो गया, आर आपका वर्ब, यू आपका सब्जेक्ट, सीता यानी ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, एक क्वेश्चन को बनाने का स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह के स्ट्रक्चर हम बच्चों को दिखाएंगे और बच्चे फिर रिपीट करेंगे। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और इसमें बीच में नॉट भी आएगा। तो इस तरह के सेंटेंस कैसे लिखे जाते हैं, तो ही इज़ नॉट अ टीचर, तो ये मेरा एक क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें ही मेरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इज़ मेरा वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और नॉट हमने क्यों लगाया, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, तो ही इज़ नॉट अ टीचर, ठीक है। अब इसी का मैं क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो पहले वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या आएगा, इज़ ही नॉट अ टीचर। क्लियर हुआ कि नहीं। नॉट बताता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इज़ बताता है वर्ब के बारे में, ही बताता है मेरे सब्जेक्ट के बारे में, और ये मेरा हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो यानी वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करें तो वो एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन बनाने के लिए वर्ब आपका पहली पोजीशन पे होता है। ये हमने इन सब चीज़ों को पढ़ के रिकॉग्नाइज़ किया, इस स्ट्रक्चर को हमने अपने माइंड में फीड कर लिया। यही करना होता है बच्चों ने। बच्चों को जब हम स्ट्रक्चर समझा रहे हैं तो बच्चे उस सेंटेंस को रटे ना, बल्कि उसके पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ करें और उसको समझने की कोशिश करें। क्लियर। अब इसके प्रिंसिपल्स देखते हैं क्या हैं। देखिए प्रिंसिपल्स क्या हैं। सबसे पहले द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीच। देखिए स्पीच में इसको बहुत ज़्यादा, स्पीच की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा दी जाती है। स्पीच होता है बोलना, तो बोलेगा जितना बच्चा उतना बच्चा सीखेगा। ठीक है। स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्ट्रक्चर्स को समझाने के लिए, क्योंकि हम बोल के ही बच्चों को स्ट्रक्चर समझा सकते हैं। फिर आता है मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर।
जब तक बच्चा मास्टर अटेन नहीं कर लेता स्ट्रक्चर में, तब तक वो लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो इन द स्ट्रक्चरल अप्रोच स्ट्रक्चर्स की मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है और इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज होता है एज़ कम्पेयर टू द एक्वाइजेशन ऑफ वोकैबलरी। वोकैबलरी बच्चे को आए ना आए दैट डजेंट मैटर, लेकिन बच्चा क्या सीख जाए, स्ट्रक्चर सीख जाए कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। वर्ड्स, वोकैबलरी क्या होता है, वर्ड्स। आपको कितने वर्ड पता है उससे मतलब नहीं है, आप स्ट्रक्चर सही यूज़ कर रहे हैं या नहीं उससे मतलब है, किस मेथड के अंदर, स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंदर। देन प्रोडक्टिविटी, तो स्ट्रक्चर जो कि हमारे विच प्रोवाइड फर्दर बिल्डिंग अप ऑफ सेंटेंस आर सेलेक्टेड, वही स्ट्रक्चर को हम यूज़ करते हैं जो कि हमारे आगे के और सेंटेंस बनाने में हमारी मदद करेंगे। जनरली हम एक लैंग्वेज जब सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, एक सामने वाला कुछ व्यक्ति कुछ बोलता है, हम उसे रिसीव करते हैं, हम फिर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं और सामने वाले व्यक्ति ने जो बोला वो हमारे दिमाग में सेव हो जाता है। वो स्ट्रक्चर, वो पैटर्न हमारे माइंड में सेव हो जाता है एंड देन वी कैन ऑल्टर इट एंड यूज़ इट। मीनिंगफुल सिचुएशन, लैंग्वेज को हम लर्न तो नहीं करा सकते, या मतलब अगर आपको लैंग्वेज को सिखाना है या फिर पढ़ाना है तो आप कहीं खाली जगह पर तो नहीं पढ़ा सकते। देयर शुड बी मीनिंगफुल सिचुएशन, यानी कि उस सिचुएशन जहाँ पे बच्चा रिसीव कर पाए सेंटेंसेस को, एक्सप्रेस कर पाए अपने व्यूज़ को। जहाँ बच्चा अपने व्यूज़ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, दूसरे के व्यूज़ को सुन नहीं पा रहा, वहाँ बच्चा सीख भी नहीं पाएगा। क्लियर? देन कम्स प्यूपिल्स एक्टिविटी। अब बच्चों की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर एक्टिविटी को एनकरेज कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, लेकिन टीचर के पार्टिसिपेट करने से बच्चे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली जब बच्चे पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे देन ओनली जो हमारा मकसद है वो पूरा हो पाएगा। क्लियर? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव हों कुछ सीखने के लिए। देन प्रिंसिपल ऑफ वर्ड ऑर्डर। अब वर्ड ऑर्डर का मतलब क्या है कि आप किस ऑर्डर में अपने वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने ऑर्डर को बदल देते हैं तो आपका मतलब भी बिल्कुल बदल जाता है। एंड टीचिंग वन आइटम ऑफ लैंग्वेज एट ए टाइम। इस प्रिंसिपल में एक चीज़ ध्यान रखिए, एक रूल अगर आप सिखा रहे हैं, एक स्ट्रक्चर अगर आप सिखा रहे हैं तो एक ही सिखाएंगे। आप अनेक स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर, मोर देन वन स्ट्रक्चर्स बच्चे को एक बार में नहीं सिखाएंगे। क्लियर? तो एडवांटेजेस क्या हैं भाई, स्पीच को इम्पोर्टेंस दी जाती है, स्पीच में फ्लुएंसी आ जाती है बच्चे के, बोल बोल के प्रैक्टिस कर करके हैबिट फॉर्म होने लगती है बच्चे की। अब हमने नेटिव लैंग्वेज भी तो ऐसे ही सिखाई थी ना बच्चों को, तो बस हमें बच्चों को हैबिट डालनी है उसकी भाषा की, वो जो भी भाषा सीखना चाहता है। हेल्पफुल इन टीचिंग प्रोज, पोइट्री, ग्रामर इक्वली। कुछ भी पढ़ाना है, इवन यहाँ पर हमने लिखा कि भाई सिर्फ पोज, पोइट्री, ग्रामर के लिए यूज़ है, नहीं, ये स्ट्रक्चर अप्रोच हमारी कोई भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि लैंग्वेज हर एक चीज़ में आपकी काम आती है। देन कम स्टूडेंट्स बिकम एक्टिव, और बार बार प्रैक्टिस करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं क्लासरूम की एक्टिविटीज़ में, तो वो ऑलरेडी एक्टिव बन चुके होते हैं। तो लैंग्वेज मटेरियल को पहले सेलेक्ट किया जाता है, उसे ग्रेड किया जाता है, फिर प्रॉपर प्रोनाउंसिएशंस होती हैं सारे वर्ड्स की, और ये वाला मेथड हर लेवल के बच्चे के लिए हेल्पफुल है क्योंकि ये इमिटेशन मेथड है। इमिटेशन से एक तरह से मतलब है स्ट्रक्चर अप्रोच में, जिसमें हम स्ट्रक्चर बताते हैं, बच्चे को सिर्फ स्ट्रक्चर का पैटर्न याद रखना है और फिर हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस हैं जो कि हर चीज़ के होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, इसमें बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और इंटेलेक्चुअल टीचर्स की ज़रूरत है। अगर ऐसी टीचर नहीं मिली तो वो इस तरीके से नहीं पढ़ा पाएंगी। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस इन ओवर क्राउडेड क्लासेस। बहुत बड़ी बड़ी जब क्लासेस होती है, स्ट्रेंथ जब ज़्यादा होती है क्लासरूम की, तो इस मेथड को अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड दिस मेथड इज़ ऑल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और टेक्स्ट बुक्स हमारी जो होती हैं वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं लिखी होती, मतलब हम स्ट्रक्चर बच्चों को पढ़ा देते हैं बट इन टेक्स्ट बुक्स दे लर्न समथिंग एल्स। क्लियर? बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्ट्रक्चर बच्चों को समझाएं। स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो हम स्ट्रक्चर बताएंगे, उनकी ग्रेडिंग देंगे, एंड ग्रेडिंग देना भी बहुत आसान है व्हेन इट कम्स टू स्ट्रक्चर।
ठीक है। तो स्ट्रक्चर हमें हर चीज़ के बताने हैं। आप कमांड देते हैं तो आप कैसे पूछ करते हैं, आप इंटेरोगेशन करते हैं यानी सवाल पूछते हैं तो आपने कैसे सेंटेंस को फ्रेम करना है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर्स में बतानी होंगी। उसके बाद आती है आपकी ग्रेडिंग स्ट्रक्चर्स की, कैसे आप देंगे। उसमें आएगा आपका मतलब आपको किस तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट करने हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है यूटिलिटी, कि कौन से स्ट्रक्चर की यूटिलिटी सबसे ज़्यादा है, कौन सा स्ट्रक्चर यूज में ज़्यादा आएगा, तो सबसे पहले आप उसे प्रेजेंट करेंगे। देन आपको डिफ़िकल्टी लेवल ध्यान में रखना है। तो स्ट्रक्चर प्रेजेंट करने से पहले बच्चों के सामने यू हैव टू सी दैट आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ नहीं आ रहे। तो स्ट्रक्चर बच्चों के डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग भी अरेंज्ड होने चाहिए। और मदर टंग में अगर बच्चे को स्ट्रक्चर रिलेट करके सिखाया जाए तो बहुत आसानी से बच्चा सीख पाएगा। एंड देन कम्स द टीचेबिलिटी, मतलब आपको प्री प्लान करके चलने हैं सारे स्ट्रक्चर्स। आप क्लासरूम में रैंडमली जाकर आप स्ट्रक्चर कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते। क्लियर। सो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है व्हेन वी आर यूजिंग द स्ट्रक्चरल अप्रोच फॉर टीचिंग द लैंग्वेज। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देन डू लाइक द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also press the bell icon to get instant notifications of all our videos. That's all. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।